नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पूरा क्या बोलते हैं जो ज्ञान बिंदु का है ना, ये इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम उसको करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कर रहा है किसी किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की योग को क्या कहा जाता है। देखो समझते हैं। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन होगा, अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों के, लेकिन हम लोग को समझना है। देखो कह रहा है किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। देखो यहाँ पे मौद्रिक मूल्य होती है का योग क्या कहलाता है। तो देखो अगर देखो यहाँ पे दो चीज आता है, एक तो जीडीपी दिया हुआ है, एक तो जीडीपी है और एक, हाँ ठीक है, एक तो जीडीपी है और एक नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखो इसके बारे में समझते हैं। जीडीपी और नेशनल इनकम क्या कहता है। देखो जीडीपी जो होती है ना, मतलब जीडीपी और नेशनल इनकम, इसके बारे में समझते हैं। देखो नेशनल इनकम होती है कि एक वर्ष में किसी देश के नागरिक के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो भी मौद्रिक मूल्य होता है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप। समझ रहे हो, मतलब ना एक वर्ष में किसी देश के नागरिक के द्वारा उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो नेशनल इनकम कहलाता है। मतलब नागरिक के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि क्या सर नागरिक कि कौन सा नागरिक, तो जो देश के नागरिक है उसकी कौन करेंगे। क्या विदेशी यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे हमारे देश में बहुत से ऐसे ऐसे कंपनियां हैं जो विदेशी है, तो क्या उसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो नहीं, सिर्फ जैसे मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ तो इंडियन के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो नेशनल इनकम कहलाता है। क्या सर वो विदेश में जो हमारे देश के रह रहे हैं क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। बिल्कुल काउंट होगा। समझ रहे हो ना। अब जीडीपी में देखो क्या होती है, जीडीपी में बहुत डिफरेंस है। जीडीपी में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है जीडीपी कहलाता है। देखो जीडीपी में हम अपने देश के जो नागरिक है उसको भी काउंट करते हैं और जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको भी काउंट करते हैं। तो जीडीपी में क्या किया जाता है, विदेशी कंपनियों को भी और देशी कंपनियों को भी काउंट किया जाता है, लेकिन नेशनल इनकम में ओनली फॉर इंडियंस को काउंट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यही बोला गया कि किसी देश के सीमाओं के भीतर, देखो यहाँ पे सीमाओं के भीतर भी बोल सकते हो, एक निश्चित वित्तीय वर्ष आमतौर पर क्या होते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। वित्तीय वर्ष क्या होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। हमारे देश का वित्तीय वर्ष यही चलता है 1 अप्रैल से सभी उत्पादित, देखो यहाँ पे सभी वस्तु नहीं बोला है, यहाँ पे सही कर लो, थोड़ा सा करेक्ट कर लो, अंतिम वस्तु। देखो वस्तु और अंतिम वस्तु में बहुत फर्क होता है, समझ रहे हो ना। अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के योग को हम लोग जीडीपी कहते हैं। समझा ना, जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। समझ रहे हो यहाँ तक। तो जीडीपी में देखो, जीडीपी में यही होती है, जीडीपी का मतलब ही होता है कि एक वर्ष में जैसे कंजप्शन कितना किया, इन्वेस्टमेंट कितना किया, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी नेट होती है ना वो हमारा सब जीडीपी होता है। समझ में आ गया, मतलब ना कंजप्शन कितना हुआ, निवेश कितना किया गया, सरकारी स्पेंडिंग मतलब सरकार ने कितना खर्च किया, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो भी नेट बनता है ना
वो हमारा जीडीपी होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी देश के वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु, नहीं सभी अंतिम वस्तु, यहाँ पे करेक्ट कर लो, यहाँ पे करेक्ट कर लो, सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक योग होगा वो जीडीपी होगा। ठीक है, तो जीडीपी समझ गया। देखो जीडीपी भी तीन टाइप के होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी जो होता है ना, वो वर्तमान बाजार के मूल्य पर गणना की जाती है, और जो रियल जीडीपी होता है वो बेस ईयर पे गणना किया जाता है। जैसे ये बेस ईयर है तो ये जीडीपी है, ये रियल जीडीपी है, ये रियल जीडीपी है जी। ठीक है, पता है एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि जीडीपी क्या करता है, तो किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे बड़ा सूचक है। इकोनॉमिक अगर ग्रोथ मेजर करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर मेजर करना है, ग्रोथ को मेजर करना है तो हम जीडीपी को करते हैं, क्योंकि जीडीपी जो है ना वो देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना रोजगार बढ़ रहा है, ये सरकार का जीडीपी का अपनी मतलब पारदर्शिता दिखाती है। समझ रहे हो ना, ये होती है। ठीक है, तो जीडीपी के बारे में समझ में आ गया। देखो जीडीपी में फिर से समझ लेते हैं, किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष 1 से 31 मार्च होते हैं, उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, देखो यहाँ पे अंतिम वस्तु नहीं लिखा हुआ है बुक में, लेकिन अंतिम वस्तु लिखना बहुत जरूरी है। अंतिम वस्तु वो चीज होती है ना जो फाइनल रूप से तैयार है। जैसे मान लो कि एक कार और एक बिना टायर के कार, बिना टायर के कार, कौन सा अंतिम वस्तु होगा? ये अंतिम वस्तु होगा ना, क्योंकि ये पूरी तरीके से तैयार है और पब्लिक इसको क्या कर रही है, खरीदने के लिए तैयार है। मान लो शोरूम में आप जाओगे खरीदने, क्या बिना टायर के आप कार खरीदोगे? क्या फायदा? बिना टायर के खरीद रहे हो ना, वो इंटरमीडिएट वस्तु है, ये भी फाइनल बनने में समय लगेगा, टायर लगेगी तभी तो बनेगा पूरी तरीका से। तो ये कार हो गया। तो कोई भी जीडीपी में वही चीज को काउंट करते हैं जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। मौद्रिक मूल्य मतलब उसको हम मूल्य की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी जो होती है ना, किसी भी देश के ग्रोथ को दर्शाता है कि उसका कितना ग्रोथ हो रहा है, किसी भी देश का कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ये बताता है। और जीडीपी भी तीन तरह के होते हैं, तो ये आंसर इसका पता है चल गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो आपको और मजा आएगा समझ। मैं इतना अच्छा समझा दूंगा ना कि मास्टर बन जाओगे। देखो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। देखो नेशनल इनकम वो होती है ना जो किसी देश के उस नागरिक के द्वारा उत्पादित किया जाता है, उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। देखो यहाँ पे देखो 2 वर्ष नहीं, जैसी 2 वर्ष आया काट दो, 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, तो 1 वर्ष। 1 वर्ष में किसी देश के उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। देखो नेशनल इनकम, देखो यहाँ पे बहुत मिसिंग है इस बुक में। अब सर ने क्या सोच के किया है पता नहीं, देखो मैं उसकी निंदा नहीं करता हूँ, मैं इनको सही कर रहा हूँ। किसी देश के नागरिक के द्वारा, या ध्यान रखना नागरिक के द्वारा, नेशनल इनकम नागरिक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसी देश के नागरिक के द्वारा 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है ना, वही नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, मतलब उत्पादन के अर्जित आय को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझ रहे हो ना? अब देखो राष्ट्रीय आय में वही काउंट करते हैं जो हमारा देश का अपने ने कम किया है। जैसे मान लो कोई विदेशी कंपनियां यहाँ काम कर रही है, तो क्या नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो विदेशी नागरिक है। तो क्या विदेश में जो हमारे देश के नागरिक रह रहे हैं क्या वो काउंट होंगे? बिल्कुल काउंट होंगे। जैसे मान लो अमेरिका में कोई विदेशी कंपनियां रह रही है, हमारे देश के बहुत से लोग अमेरिका में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जगह रह रहे हैं, तो क्या वो हमारे देश में काउंट होगा? बिल्कुल नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? और नेशनल इनकम को भी पता है बहुत सारे फैक्टर से क्या किया जाता है, मापा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे नेशनल इनकम को किससे मापते हैं? जीडीपी से मापते हैं, जीएनपी से मापते हैं, एनडीपी से मापते हैं, फिर एनएनपी से मापते हैं। इतना से मेजर किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। राष्ट्रीय आय क्या 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 तात्पर्य है? सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय नहीं, उत्पादनों के साधन का योग होता है नेशनल इनकम।
देखो सरकार का भी आय होता है इसमें, लेकिन सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी तो इसमें आ रही है, आप कमा रहे हो तो आप भी आ रही है। तो इंडिविजुअली आप सरकार की आय नहीं कर सकते हो, पारिवारिक आय भी नहीं कर सकते। देखो इसमें सब मिला के आती है, मतलब ना सरकार की आय भी इसमें रहती है, पारिवारिक आय भी रहता है, सार्वजनिक उपकरण का मतलब होता है जितने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, वो भी रहती है। लेकिन हम इंडिविजुअली नहीं बोल सकते, हम सीधा बोल सकते हैं कि उत्पादन के साधनों का योग, उसमें सब शामिल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, उत्पादनों के साधनों का योग को हम राष्ट्रीय आय का तात्पर्य कहेंगे। आप कहेंगे कैसे, तो देखो राष्ट्रीय आय में जब तात्पर्य की बात करते हैं तो पता है ना, आप मान लो कहीं के आप है, वेतन मिलेगा, मतलब मजदूर का वेतन, वेज बोल सकते हो। फिर आप इंटरेस्ट जो ब्याज आया वो बोल सकते हो, ये सब ना आती है। फिर रेंट आया, कितना आया ये बोल सकते हो। प्रॉफिट कितना हुआ ये बोल सकते हो। ये सब को अगर आप जोड़ोगे ना कि कितना उन्होंने वेतन मिला, मजदूर का कितना मिला, इंटरेस्ट कितना हुआ, रेंट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, सबको अगर प्लस करोगे ना तो फाइनली आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे, ये सब नेशनल इनकम भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, विदेशी की द्वारा नहीं। जैसे मान लो एक चीज और पूछा जाता है कि नेशनल इनकम में किसको काउंट करते हैं, तो जो रियलिटी होती है, जैसे मान लो कि हमारे घर में हमारे मम्मी पापा, मम्मी या कोई किसी वाइफ जो है, किसी की औरत, वो घर में बर्तन धो रही है, तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? नहीं, नेशनल इनकम को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश के इकोनॉमिकली रूप से वर्क नहीं हो रही है। एक तो समाज मतलब, और बहुत सारे चीज हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, आगे पढ़ते रहेंगे इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी। कह रहा है राष्ट्रीय आय का विषय क्या, देखो राष्ट्रीय आय पूरे नेशनल लेवल पे मेजर किया जाता है ना, तो ये मैक्रो में आता है, मैक्रो में, माइक्रो में नहीं, मैक्रो में। तो ये मैक्रो में आता है, मैक्रो, मैक्रो, समझ रहे हो, मैक्रो, मैक्रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। माइक्रो में नहीं, मैक्रो में, मैक्रो में करते हैं, ठीक है। अब करा किसी अवधि के लिए, किसी अवधि मतलब ना एक वित्तीय वर्ष चलती है, किसी देश के राष्ट्रीय आय क्या है, सभी व्यक्ति के वैश्विक आय के योग के बराबर कुल योग, नागरिक के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल के बराबर उत्पादित, हाँ देखो यहाँ पे आ गया ना, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के जो भी मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा ना, वही हमारा राष्ट्रीय आय होगा। समझा, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हो आप? हम्म, समझ में आ गया। देखो मैं जो कराऊंगा ना आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ और मेरा काम है आपको समझाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब जब देखो अंतिम वस्तु जब भी लिखा रहेगा ना वही क्लिक करना। देखो वहां दो ऑप्शन में, दो क्वेश्चन में नहीं दिया था तो मैं उसको करेक्ट कर दिया हूँ, आप बुक में करेक्ट कर लेना, बुक में नहीं दिया हुआ है ना, समझ रहे हो? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वही हमारा नेशनल इनकम होगा। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब दी गई वस्तु का, ओ सॉरी 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 सॉरी, देख रहे हो, हाँ हाँ हाँ, देखो ये नागरिक के द्वारा, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया ना। देखो ये जो है ना ये होगा, ये आंसर होगा नागरिक, तो नागरिक आ गया ना, नागरिक आ गया, ये जीडीपी होगा, ये जीडीपी होगा, ये जीडीपी होगा, और ये नेशनल इनकम होगा। तो ये इसको नागरिक है, तो नागरिक आ गया ना, मतलब कह रहा है कि दी गई अवधि के लिए एक देश की आय क्या होगा, तो नागरिक के द्वारा उत्पादित वस्तु नहीं, अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होगा वो राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नहीं होगा, सॉरी डी नहीं होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, सी होगा, इसको सी कर लो आप, सी आंसर कर लो, ठीक है। सॉरी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब नागरिक के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होगा वो हमारा राष्ट्रीय है कहलाएगा। ठीक है, देखो नागरिक के द्वारा जो उत्पादित और सेवाओं का जो मूल्य होता है ना वही हमारा नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम
क्या बोला जाता है, देखो नेशनल इनकम का डिफिनेशन भी सही से यहाँ नहीं दिया गया है। देखो सीधा समझो, किसी देश के नागरिक के द्वारा एक निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि मतलब एक वित्तीय वर्ष में, आमतौर पे एक वर्ष लेते हैं, उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है ना, वही हमारा देश का नेशनल इनकम होता है। और देखो ये ध्यान रहे, नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ देश के उस नागरिकों को आय में शामिल किया जाता है, चाहे वह देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि देश के अंदर में भी जो विदेशी कंपनियां रह रही है, उसकी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। नागरिक को द्वारा, नागरिक के द्वारा। और पता है नेशनल इनकम को अगर हम मेजर करते हैं, एक दरोगा पूछा गया था, तो नेशनल इनकम मेजर करते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है। यही हमारा रियल नेशनल इनकम शो करता है, नेशनल इनकम। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, यही शो करता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वास्तविक आय। देखो एक क्वेश्चन है कि वास्तविक आय, वास्तविक आय, आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन वह भाग है जिस उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया गया। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? देखो वास्तविक राष्ट्रीय आय पता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं। ठीक है, और शुद्ध उत्पादन मतलब तुम सब कुछ घटा पटा के जो भी बचा ना, सब वह भाग है जिसका उस वर्ष के रूप में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने दी है? तो पता है राष्ट्रीय आय की ये परिभाषा जो है ना, ये दिए हैं प्रोफेसर फिंसर ने, प्रोफेसर फिंसर ने दी है। अब कैसे दिए देखो, हिंसर जी का कहना था ना कि राष्ट्रीय आय वास्तविक प्रवाह है, मतलब एक रियल प्रवाह है। मतलब इनका कहना है कि राष्ट्रीय आय उस वर्ष के दौरान उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का वह भाग है जिसका उसी वर्ष का उपभोग किया जाता है। ठीक है, फिनिशर के कहना था ना कि पैसे के मूल्य या नाम मात्र आय की जगह वास्तविक वस्तु और सेवाओं पर इन्होंने जोर दिया है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। फिनिशर की बहुत सारे वास्तविक आय, रियल इनकम, फिर एनुअल नेट प्रोडक्ट ऐसे बताया गया। उपभोग की गई वस्तु क्या होती है? जो केवल अंतिम वस्तु की बात करते हैं, अंतिम वस्तु, शुद्ध जिसको बोलते हैं अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु में वो चीज आती है ना जो जो यूज करते हैं, जैसे कपड़ा, कपड़ा अंतिम वस्तु है। क्यों? क्योंकि आप उसको पहनोगे। जैसे आप कहोगे कपास, कपास अंतिम वस्तु नहीं है, ये इंटरमीडिएट वस्तु है। क्यों? क्योंकि हम कपास से ही कपड़ा बनाएंगे। समझ रहे हो ना, कपास से ही कपड़ा बनाएंगे। कपड़ा जब भी होती है तो अंतिम वस्तु उसको हम पहनते हैं। जैसे मान लो कार, कार एक अंतिम वस्तु है क्योंकि हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए बिना बिना कार का टायर, बिना कार का टायर, बिना कार का टायर, तो क्या वो अंतिम वस्तु है? नहीं, तो वो हमारा इंटरमीडिएट वस्तु हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया था, इन्होंने ही कहा था, प्रोफेसर फिनिशर ने ये बातें बोली थी। तो याद रखना है, इसको हटा देते हैं ये सब। देखो ये डिटेल पढ़ोगे ना तभी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बहुत, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत सारे पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम में लैग कर जाते हैं। तो एक बच्चे होते हैं कंसेप्ट से पढ़ा, तो सही से ओरिएंटेड सही चीज पढ़ा, तो एग्जाम में मारते हैं, हिट करके आते हैं। और दरोगा है, आपको पता है इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा ही मानो ना, क्योंकि जब फॉर्म गिरा तो ऐसा तो नहीं ना कि सब वही होंगे जो होना चाहिए, नहीं। फॉर्म गिरने से कंपटीशन बढ़ ही जाता है, ये सबको पता है। तो कोई बात नहीं, फॉर्म मतलब भरने वाला बहुत है, लेकिन जो तैयारी करने वाले हैं वो बहुत कम है। ठीक है, 6 तक हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है, तो सुनो। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको नोट्स पढ़ लेना चाहिए। जो ज्ञान बिंदु का नोट्स है ना, उसको आप एक बार अध्ययन कर लेना, ताकि उससे क्या होगा ना कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो मैं बताता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है ना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है परंतु संग्रह नहीं। बिल्कुल। देखो राष्ट्रीय आय जो है ना एक प्रवाह है परंतु संग्रह नहीं। बिल्कुल सही बोल रहा है। क्योंकि क्या होती है ना कि राष्ट्रीय आय जो है ना वो सब चीज को हम मेजरमेंट करते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि उसमें हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय एक निश्चित वर्ष की बात किया जाता है ना, उसमें सब चीज के हम लेते हैं। जैसे फ्लो कंसेप्ट का मतलब क्या होती है कि पूंजी संपत्ति ये सब को हम क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं फ्लो एग्जाम्पल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और कह रहा है राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय और आय अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों के बीच एक देशीय प्रभाव को दर्शाता। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है परंतु संग्रह नहीं। आप इसको संग्रह नहीं कर सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन सर्विस सब बातें आती है। और राष्ट्रीय आय का जो अर्थव्यवस्था है ना वो 5 क्षेत्रों के बीच एक दिशीय प्रभाव होता है। बिल्कुल होता है, समझ रहे हो ना। देखो क्या होती है ना, मान लो देखो फ्लो कंसेप्ट का मतलब होती है ना समय के साथ चेंज होते रहना। जैसे मान लो कि स्टॉक में क्या हो गया, पूंजी संपत्ति जनसंख्या किसी एक समय मौजूद होते हैं नहीं। फ्लो मतलब का एक वर्ष में मैंने 5,000 करोड़ का उत्पादन किया, और स्टॉक एग्जाम्पल में किसी देश की संपत्ति 50 लाख करोड़ है। तो ये दो अलग चीज है, समझ रहे हो ना। तो दोनों सही है। अर्थव्यवस्था की पता है ना 5 प्रभाव होती है। क्या क्या होती है, एक तो आपका परिवार हो गया, परिवार, एक आपका परिवार हो गया, एक फर्म हो गया जो हमारा उद्यमी लोग बनते हैं वो, फिर हो गया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, फिर हम लोग किसको लेते हैं, एफडी, एफडी या फॉरेन वाले जो आती है ना, विदेशी कंपनियां यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करती है। और फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है, सेक्टर है। मतलब इसके बीच में ही सारा हम उत्पादन करेंगे। परिवार, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब मिल के क्या करती है ना, एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और हमारे राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करती है। तो ये सब दोनों बातें सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय का आंकलन का प्रयास किया था। देखो यही एक थे, दादाजी यही थे। इन्होंने ही बोले थे कि मतलब पहली ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के प्रति आय के आंकलन का प्रयास इन्होंने किया था। मतलब दादा भाई, देखो दादा भाई नौरोजी जो थे ना एक अच्छे व्यक्ति थे। इनको नेशनल इंडियन मूवमेंट में आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री, तो ये उदारवादी नेता थे। जब हमारा देश क्या हुआ था, हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, तो उस समय ये थे, पता है। जब 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो इन्हीं के कहने पे, पहले जो ना था वो नेशनल इंडियन कांग्रेस था, नहीं संघ था, संघ इंडियन नेशनल संघ था। इन्हीं के कहने पर क्या किए थे, राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस चेंज किए थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस के भी क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। पहला तो 1906 में किए थे, कलकत्ता का अधिवेशन किए थे। इन्हीं में पहली बार इन्होंने स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था, ठीक है। और ये दादा भाई नौरोजी जो थे ना पहला पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये सब बातें आपको भी पता होना चाहिए, हिस्ट्री में आप पढ़ ही रहोगे। देखो दादा भाई नौरोजी थे ना भारत का एक विवेक मतलब इकोनॉमिकल पर्सन थे। इन्होंने ही पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। कैसे, इन्होंने एक बुक लिखा था, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा बुक में था, ये था प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो मैंने यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी, छोड़ दो, सुन दो ना, सुन तो रहे होगे ना। 1901 में ये बुक लिखा गया था, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश शासन के कारण भारत की जो संपत्ति है ना वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की तरफ जा रहा है। मतलब
धन का प्रवाह हो रहा है, यहाँ से धन को लूटा जा रहा है और विदेश में उसको फैलाया जा रहा है। समझ रहे हो ना? ये इन्हीं की बात था, दादा भाई नौरोजी ही ऐसे व्यक्ति थे जो ये बोले थे। फिर देखो वर्ष 1867-68 में भारत में प्रति वर्ष 20 रुपया सर्वप्रथम सुनिश्चित किए थे, यही किए थे दादा भाई नौरोजी ही थे। 20 रुपये प्रति वर्ष किए थे। सोच लो 20 रुपये प्रति वर्ष किसी व्यक्ति की आय रहेगा, प्रति व्यक्ति आय रहेगा, तो सोच लो हमारा देश का क्या कंडीशन रहा होगा उसमें। मालूम ना, तो अंग्रेज ने खोखला कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका आंसर भी वही होगा, 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1925 में, वर्ष 1900, देखो दादा भाई नौरोजी जो थे ना 1867-68 में, उन्होंने ही पहली बार राष्ट्रीय आय का प्रारंभिक अनुमान लगाया था। बुक भी था प्रॉपर्टी ब्रिटिश एंड इंडिया। पता है जब प्रति व्यक्ति आय निकाला ना, इन्हीं ने एक थ्योरी दिया था, थ्योरी जिसका नाम था ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी, धन के निष्कासन सिद्धांत, किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है ना, वो दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ मामला है। ये दो क्वेश्चन जो है ना, वो दादा भाई नौरोजी से है। एक में तो प्रति व्यक्ति आय के मामला का गणना किया था, 1901 में एक बुक लाए थे द प्रॉपर्टी ब्रिटिश एंड इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का था। और इन्होंने ही 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय की बात किया था, जिन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी दिए थे जिनका नाम था ड्रेन थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1925 से 29 में किसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया? देखो वैज्ञानिक विधि से इन्होंने किया था, वैज्ञानिक विधि से, साइंटिफिक तरीका से बोल सकते हो, साइंटिफिक तरीका से। तो इन्होंने किया था डॉक्टर विक्के आरवी राव, डॉक्टर विक्के आरवी राव ने किया था, डॉक्टर विक्के आरवी राव। देखो इन्होंने क्या किया था ना, कब किए थे? 1925 से 29 की पीरियड में इन्होंने क्या किया ना, साइंटिफिक तरीका अपनाया। इन्होंने कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवाएं, क्षेत्र सबको जोड़ दिया और आधुनिक पद्धति में राष्ट्रीय आय क्या किया, मतलब गणना किया। इसीलिए इनको भारतीय राष्ट्रीय आय के आधुनिक अनुमान पोनियर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय संबंधित किसने अनुमान लगाए थे? तो देखो अगर देखा जाए ना, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी किसने अनुमान लगाए थे? सब लगाए थे, दादा भाई नौरोजी भी लगाए थे, विलियम डिग्बी भी थे और फिंडले सिवराज भी थे। देखो क्या हुआ था ना कि जब स्वतंत्रता से पहले कई विद्वानों ने भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना किया, जैसे इन लोग तीनों ने अपने अपने तरीका से किया। जैसे दादा भाई नौरोजी ने, आपको पता ही है, दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 के बीच में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय की गणना किया। फिर जो बिलियन डिग्बी है ना, बिलियन डिग्बी, इन्होंने भारत की गरीबी के विस्तार से अध्ययन किया। और ये जो है ना फिंडले सिराज, इन्होंने 1911-21 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। तो मानो देखा जाए ना, तो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया था। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि भारत स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम सरकारी आकलन 1948-1949 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय का अनुमान 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति पहला रिपोर्ट 1949 में और अंतिम रिपोर्ट 1950 में दिया। देखो समझते हैं, सही है, तीनों सही है, तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही। कैसे? देखो भारत जब स्वतंत्र हो गया था ना, तो राष्ट्रीय आय का अनुमान जो प्रथम सरकारी आकलन 1948 और 1949 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था। अभी इसका पता है कौन है मंत्रालय, किसके पास है? पीयूष गोयल के पास।
फिर राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन भी किया गया था, बिल्कुल किया गया था। फिर राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट उसी समय 1949 में और अंतिम रिपोर्ट 1950 में दिया। कैसे, देखो समझते हैं। क्या हुआ था ना, 1948-49 में पहली सरकारी अनुमान वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लगाया गया। फिर 1949 में एक नेशनल इनकम कमिटी की गठित किया गया और इसकी अध्यक्षता कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। और 1950 में अंतिम रिपोर्ट, इसमें राष्ट्रीय आय के मापन के तरीके बताए गए। ठीक है, तो इसमें देखा जाए ना तो सब थे, पीसी महालनोबिस थे, सब कोई थे। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी, इधर होगा आंसर सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है ना, आगे चलते हैं। देखो हम लोगों ने अभी तक देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भाई। सारे क्वेश्चन करना इतना आसान, मतलब कोई फायदेमंद नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड भी हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। 112 क्वेश्चन है, तो 112 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति निम्न में कौन एक सदस्य नहीं थे। तो देखो नहीं थे, देखो इसके अनुसार, देखो ये जो क्वेश्चन है ना उससे पिछले वाले क्वेश्चन के है, उसी पे रिलेट करके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1949 में, कह रहा है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति में निम्न में कौन एक सदस्य नहीं थे। तो देखो जो, देखो बताते हैं, देखो इसमें इसमें पीसी महालनोबिस भी थे, डी आर गॉडविल भी थे, बी आर रेवी था, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। अब देखो क्या हुआ था ना, इससे पहले वाले मैंने बताया ना कि 1949 में क्या किया गया था, 1949 में क्या किया गया था, एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इसमें इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, इसका अध्यक्षता, ये कौन थे अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष थे, पीसी महालनोबिस। इसको और कम कर लेते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, पीसी महालनोबिस, इसकी अध्यक्षता थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, और ये सब सदस्य थे, डी आर गॉडविल सदस्य थे, बी टी के राव सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, देखो इनका उद्देश्य क्या था ना कि भारत की राष्ट्रीय आय के जो भी मानक पद्धति होगा उनको तैयार करना। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, यस। तो यही बात था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रति सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था, राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रतिवर्ष सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था। देखो इसका आंसर हो जाएगा 1900, कब कब किया गया था, कब किया गया था बताओ, 1950 में। कब किया गया था, 1950 में। देखो पता है जो नेशनल सैंपल सर्वे, जो एनएसएस की स्थापना 1950 में किया गया था। इसकी उद्देश्य क्या था कि भारत में सामाजिक आर्थिक स्थिति को, रोजगार, उपभोग क्या है इसकी क्या करना,
डिटेल में हमें बताना, एक डाटा निकालना। ठीक है, ये था। थोड़ा सा दिख नहीं रहा, रुक जा एक सेकेंड। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1950। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्तुति के आधार पर 1950 में राष्ट्रीय पृथ्वी सर्वेक्षण एनएसएस की स्थापना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में की गई थी? देखो, ये तो समझ में आ गया। किसकी सुझाव पर 1950 में एनएसएस की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था पीसी महालनोबिस के अनुसार। पीसी महालनोबिस की क्या किया गया था, मतलब उसी स्तुति के आधार पर किया गया था। समझ रहे हो ना? किसकी स्तुति के आधार पर 1950 में प्रतिवर्ष सर्वेक्षण की स्थापना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। देखो, जो पीसी महालनोबिस है ना, वो भारत के सांख्यिकी के पिता कहा जाता है। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब बहुत ज्ञानी। वैज्ञानिक सैंपल के प्रस्तुति की शुरुआत किया था। जो एनएसएस है ना, नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना भारत सरकार सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ की गई थी। इन्हीं के क्या बोलते हो, मतलब ईशान पर। राष्ट्रीय पृथ्वी सर्वेक्षण कार्यालय में कुल कितने प्रभाग है? मतलब जो एनएसएसओ है उसमें कितने हैं? तो 4 हैं। 4 कितने हैं? 4। कौन कौन से? देखो 4 हैं। देखो 4, देखो इसमें 4 प्रभाग, मतलब समझते हो, 4 सब डिपार्टमेंट है। एक तो इसका कुछ बड़ा डिपार्टमेंट हो गया, इसका सब डिपार्टमेंट है। जैसे एक है फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन, ये क्या करता है? डेटा संग्रह का कार्य करता है। एक है डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, ये आंकड़ों को प्रोसेसिंग करता है। और एक है सर्वे सर्विंग रिसर्च डिवीजन, ये सर्वेक्षण की योजना अनुसंधान बनाता है। और एक है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशंस डिवीजन। 4 तरह का डिपार्टमेंट है। ठीक है, बस याद रखो 4 तरह के। फिर है एनएसएसओ के फील्ड कार्य प्रभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नागपुर में। ठीक है, ये है नागपुर में। जो फील्ड ऑपरेशन जो है ना, इसी का सब डिपार्ट है। सब डिपार्ट देखो, फील्ड ए4डी है ना, ए4डी किसका? उसी का। 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट। देखो इसमें से 4 पार्ट है। 4 पार्ट का एक पार्ट का पूछा गया ना कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नागपुर में है। फील्ड ऑपरेशन डिवीजन का जो मुख्यालय है वो नागपुर में। जबकि एनएसएसओ का मुख्यालय कहाँ है? एनएसएसओ का मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि एनएसएसओ का कौन प्रभाग सर्वेक्षण नामक छमाही पत्रिका का प्रकाशन करता है? देखो उसी में से कोई एक करता है। डिपार्टमेंट जो 4 है ना, वो करता है। तो ये करता है समवेत प्रकाश प्रभाग, ये करता है डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। मतलब जो एनएसएसओ के जो प्रभाग है ना, कितने प्रभाग है? 4 प्रभाग है। तो सर्वेक्षण नामक जो छमाही पत्रिका होती है ना, छमाही पत्रिका 6 महीना पे उसको प्रकाशित करना, ये करता है समन्वय और प्रकाशन प्रभाग का, मतलब कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन का काम है ये करना। ठीक है, तो इसका आंसर समन्वय एंड प्रकाश भाग हो गया। फिर कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन गणना किस संगठन या कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो पता है ये किया जाता है सीएसओ द्वारा। सीएसओ द्वारा ये किया जाता है, सीएसओ द्वारा। इसको बोला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये करता है। जो है ना, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार के ही एक सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय है के अधीन काम करता है। यही राष्ट्रीय जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटल इनकम सबको यही करता है। ठीक है, पता है आपको, आगे पता होना चाहिए
कि जो सीएसओ है ना, सीएसओ 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 और एक और क्या था, एनएसएसओ एनएसएसओ को प्लस जो था, दोनों डिपार्टमेंट थे ना, इसको मिला के एक कर दिया गया है और बना दिया गया है एनएसओ। ये कब किया गया है? 2019 में किया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। सीएसओ एनएसएसओ को अब मिला के एनएसएसओ बना दिया, बस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया है। पहले पहले अलग अलग दो थे, पहले जो थे वो अलग अलग थे, ठीक है। पहले थी सीएसओ थी और एनएसओ थी। तो एनएसओ को और मिला के क्या किया गया, एनएसओ मिला दिया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? सीएसएसओ और एनएसएसओ का समझ में आ गया? यहाँ तक आगे? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अगला है, किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का ढांचा और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया था? मतलब किसकी अनुशंसा पर, किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय लेखा प्रणाली और सीएसओ की स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रीय आय समिति की, राष्ट्रीय जो नेशनल 1949 में बना था ना, उसके राष्ट्रीय आय समिति के सिफारिश पर, राष्ट्रीय आय समिति के अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय आय को वैज्ञानिक और सांख्यिकी अनुमान लगाना, ठीक है। अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब सीएसओ का स्थापना कब किया गया था? तो ये 1950 में किया गया था। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी स्थापना कब किया गया था? 1950 में किया गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो हम लोगों ने 21 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया। आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो यहाँ तक हो गया ना, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। एक राष्ट्रीय आय गणना हेतु आंकड़े एकत्रित करने का कार्य एनएसएसओ द्वारा किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, एक और दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? मतलब राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय संगठन द्वारा किया था, बिल्कुल। और अब पता है जो सीएसओ है ना, सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर मिलाकर अब बना दिया गया है सीधे एनएसओ, और ये 2019 में बनाया गया था। 2019 में ये काम किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा दोनों। देख लो पीछे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। देखो अरे क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
CSO द्वारा किया गया था, बिल्कुल किया गया था। और राष्ट्रीय आय की गणना आंकड़े करने का ये कार्य राष्ट्रीय प्रक्षेपण NSO के द्वारा किया, CSO के द्वारा किया था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन बोला गया ना जो मैंने अभी बताया कि मई 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण NSO को एक विलय कर बनाया गया संगठन क्या है? तो ये NSO है, नेशनल 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 नेशनल। ठीक है, देखो हिंदी में लिखा हुआ ना, मुझे खुद समझ में ना आता है, मैं हिंदी में भूल गया हूँ सब भाई, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ सब। तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे इसे करना पड़ता है। रुक जाओ, मैं इसका इंग्लिश करता हूँ। देख रहे हो सब एक जैसा, राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय स्टैटिक्स ये होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये वाला, इसी को बोला जाता है NSO। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NSO। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसको पूरा आज खत्म कर देंगे। देखो समझ में आ गया ना ये? देखो ये जो डाटा वाला तो याद ही रखना होगा, इससे पहले हम लोगों ने कर लिया कि 2019 में इसको चेंज करके किया गया था, जो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ पहले भी। देखो अगला क्वेश्चन है 24। 24 में कह रहा है, 24 में क्या कह रहा है, ये समझ में आ गया ना? ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में कौन से आधार का वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना हेतु स्वतंत्र भारत में पहली बार उपयोग में किया गया था? तो ये किया गया था 48-49 में किया गया था पहली बार, 48-49 में। ठीक है, 48-49 में किया गया था। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की ना, तो पहली बार जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया इसी इसी यही वित्त वर्ष था, 48-49 को आधार वर्ष मान के किया गया था, क्योंकि जब नेशनल इनकम कमेटी बनी ना तो उसका अनुमान लगाया गया। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट जब आया 1956 में, तब भारत की राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक पद्धति दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन से आधार राष्ट्रीय आय का उपयोग किया जा रहा? तो 2011-12 किया जा रहा है, सबको पता है। मतलब सोचो 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, अभी भी हम लोग 2011-12 की आंकड़ा लेके चलते हैं। पता है 2011 आंकड़ा में महंगाई कितना था, उधर वाले सब बातें होती है, यहाँ 25 वाले छोड़ दिया जाता है, बेस ईयर माना जाता है। फिर है राष्ट्रीय आय का आंकलन हेतु निम्नलिखित में कौन सा आधार वर्ष नहीं है? देखो आधार वर्ष की बात करेंगे ना, मतलब जब हम राष्ट्रीय आय के आंकलन हेतु कौन सा आधार वर्ष कौन सा आधार वर्ष नहीं रहा है? तो आधार वर्ष नहीं रहा है, नहीं, राष्ट्रीय आय का आंकलन हेतु कौन सा आधार वर्ष नहीं रहा है? ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन लगता है ना कुछ ज्यादा इधर उधर कर दिया गया है, इस क्वेश्चन पे छोड़ दो जी। ओ सॉरी, 25 ना 26 में क्या बोला है? ओहो सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, 26 में देखो क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय आय का आंकलन हेतु कौन सा आधार वर्ष नहीं रहा है, कभी भी आधार वर्ष नहीं रहा है, आधार वर्ष नहीं रहा है। इसको छोड़ दो जी, थोड़ा सा उल्टा पलटा क्वेश्चन लग रहा है। 27 के देखते हैं, 27 के। हाँ 27 में देखो क्या कह रहा कि किस समिति की संस्तुति पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आय का आंकलन हेतु वर्ष आधार 2004-5 के स्थान पर 2011-12 कर दिया गया? मतलब किस समिति की संस्तुति पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने
वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आय आंकलन हेतु आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर 2011 और 12 कर दिया गया। तो पता है ये किया गया था प्रोफेसर सेन समिति के आधार पर। प्रोफेसर सेन समिति थे, इनकी सिफारिश पे ये काम किया गया था। जो प्रोफेसर सेन समिति थी ना, इन्हीं की सिफारिश थी ना कि भारत के जो राष्ट्रीय आय की खाता की आंकड़ा है ना वो आधुनिक बनाया जाए। मतलब आधार वर्ष जो 2004-5 था उनको 2011-12 किया गया। इसी समिति से सारा, और इसी समिति में पता है एक जीएवी का भी कंसेप्ट इन्होंने दिया था। जीएवी का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।